फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स प्रोक्योरमेंट एंड यूजेज क्या है। फिर अब हम देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट, जब मैं मेरे फाइनेंस को मैनेज करती हूँ तो उसका एम क्या है। इट इज लिस्टेड थ्रू दीज 5 पॉइंट्स। फर्स्ट, कि भाई जो मैं फंड्स प्रोक्योर कर रही हूँ ना, किसी से प्रोक्योर कर रही हूँ, किसी से फंड्स ले रही हूँ, उसका कॉस्ट कम से कम हो। हाँ मैम बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है, ठीक है। जो रिस्क है वो कंट्रोलेबल हो, मेरे लेवल ऑफ कंट्रोल में हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये पैसे को जहां पर मैं लगा रही हूं, ये पैसा को जहां मैं बिजनेस में लगा रही हूं, इन्वेस्ट कर रही हूं, वो इफेक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करूं, वो इफेक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करूं। क्योंकि मैम एक तो किसी से पैसा लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं और खाली पैसा वेस्ट करते रहो तो नहीं चलेगा। तो मैम पहले तो जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं उसका कॉस्ट सबसे कम, अग्रीड। जो रिस्क है वो कम से कम, बोले तो अंडर कंट्रोल। तीसरा, अब ये जो पैसा आपने लिया है उसको जब आप इन्वेस्ट करते हो, उसको जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट को बहुत इफेक्टिव रखे, टू कीप इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। मैम क्या बोलना चाह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब हम फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं तो ध्यान देना कि पूरा का पूरा पैसा एसेट्स में नहीं लगा दो, हाथ में थोड़ा लिक्विड मनी भी रखो। तो मैम पहले पैसा आया, हाँ कैसे आया? कॉस्ट कम से कम, रिस्क कम से कम, और जहां डालोगे वो इफेक्टिवली डालना, ठीक है। अच्छा, डालने से पहले देखना कि आपके हाथ में पैसा हो, या हाथ में पैसा अभी नहीं है तो जब चाहिए हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए हो तब आपके पास पैसा हो, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स। ओके ठीक है, पर ये भी देखना कि ऐसा नहीं हाथ में पैसा खाली पड़ा रहे, आइडल फाइनेंस बिल्कुल नहीं। सोचो किसी से पैसा ले रहे हो, सिर्फ 1 लाख रुपीज एग्जाम्पल, उसके ऊपर इंटरेस्ट भर रहे हो और वो फाइनेंस खाली पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है, कितनी बड़ी बेवकूफी हो सकती है, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करो, सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो प्रोक्योरमेंट करते वक्त कॉस्ट कम से कम, रिस्क अंडर कंट्रोल, पैसा जा डालो, इफेक्टिवली डालो, और ध्यान देना कि पैसा आपके हाथ में भी कुछ रहे। बोले तो एज एंड व्हेन आपको जब फंड्स की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं हो कि सभी लगा दिया हो, आपके पास अरेंजमेंट हो फॉर इनफ फंड्स एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। एंड द लास्ट वन, सी टू इट कि आपका कोई भी पैसा आइडल नहीं जाए, खाली नहीं पड़ा रहे, सही तरीके से कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, कहीं पर यूज हो रहा हो। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 5 एम्स, इजी टू रिमेंबर। कॉस्ट कम, रिस्क कम, और क्या? इन्वेस्ट करना पर इफेक्टिवली, ठीक है। अरे इन्वेस्ट करने के साथ साथ देख लेना हाथ में भी पैसा पड़ा हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पड़ा हो, बोले तो आइडल फाइनेंस, नो चौकड़ी, टू अवॉइड आइडल फाइनेंस। ओके, सो विद दिस वी आर क्लियर विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स। Proceeding ahead with role of financial management. Proceeding ahead with role of financial management. Financial management influences financial health of the business. Okay, ma'am, we know that. Okay. Majorly, all items in financial statements. जितने भी financial statements मेरे बच्चों समझते हो क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना। तो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस है, जितने भी आइटम्स है, लगभग सारे के सारे, लगभग मेजरली बहुत सारे आइटम्स आपके फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी वापस से कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों आप लोग प्रिपेयर करते हो ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस
आपके फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर निर्भर करते हैं, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैम बताओ, पीएनएल में ऐसा क्या है जो फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है? तो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, फिक्स्ड एसेट्स, साइज एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब अगर आप कोई डिसीजन लेते हो कि चल फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हो कि फिक्स्ड एसेट में आपको 100 करोड़ डाल रहे हो, तो क्या होगा मैम? आपका जो फिक्स्ड एसेट ब्लॉक है वो बढ़ जाएगा, आपका जो फिक्स्ड एसेट ब्लॉक है जो बढ़ जाएगा। So my fixed assets is part and parcel of your financial statement? Yes ma'am. Therefore, size as well as composition of fixed asset is first example, जो ये बता रहा है कि अगर आपने एक डिसीजन लिया है 100 करोड़ आपको फिक्स्ड एसेट में डालने हैं, तो भाई आपका फिक्स्ड एसेट ब्लॉक बढ़ गया, which is part and parcel. तो मैम इसका मतलब your financial statements are reflected by financial decisions? Yes, ये उसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पहले फिक्स्ड एसेट्स की बात करी, तो अब हम बात कर रहे हैं करंट एसेट्स की। अब मैम करंट एसेट्स में क्या है? करंट एसेट्स हेल्प्स यू टू डिटरमाइन अबाउट करंट एसेट्स। मैम बोले तो कैश कितना, इन्वेंट्री कितनी, रिसीवेबल्स कितने, सो क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। Okay, next, increase, अगर आप इन्वेस्ट फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज करते हो ना, तो आप जितना फिक्स्ड एसेट इंक्रीज करते हो उतना प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी होता है। मतलब क्या? जैसे कि अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स में से 50 लाख रुपीस डाल दिए, तो अब जो आपने फिक्स्ड एसेट लिया है, जैसे कोई आपने मशीनरी ली है, तो वो फिक्स्ड एसेट हुआ। अब जितनी आपने मशीनरी ली है उतना उस पे काम भी तो करोगे, और अगर आप उस पे काम कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हुआ ना। तो जैसे जैसे आप फिक्स्ड एसेट में पैसा डालते हो, देयर इज आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है मैम, और बताओ, जैसे कि फाइनेंसिंग डिसीजन अबाउट क्रेडिट पॉलिसी, के हम अपनी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी ऐसी रखेंगे, तो मैम हमारी क्रेडिट पॉलिसी विच इज वन ऑफ द फाइनेंसिंग डिसीजन मेरे डेटर्स को अफेक्ट करता है कि मेरे डेटर्स कितने रहेंगे, क्योंकि जितना क्रेडिट मैं दूंगी, जितना लीनियंट होंगी, उतने ही मेरे डेटर्स ज्यादा होंगे, रिसीवेबल्स होंगे। और एनी डिसीजन अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि मैं इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन कर रही हूँ, तो वो मेरा इन्वेंट्री पे अफेक्ट करेगा, as well as composition of fixed asset। तो मैम अगर आपने 100 करोड़ फिक्स्ड एसेट में डाले, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में से फिक्स्ड एसेट ब्लॉक रेज हो जाएगा। तो मैम आपके फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से आपका वो डिसीजन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। सेकेंड पॉइंट बात कर रहा है करंट एसेट्स के बारे में, अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। तो मैम करंट एसेट्स में हम कैश में कितना रख रहे हैं, हमारे पास स्टॉक कितना है, बोले तो इन्वेंटरीज, रिसीवेबल्स। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस माय करंट एसेट्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जब मैं मेरा फिक्स्ड एसेट रेस करती हूँ, जब हम हमारा फिक्स्ड एसेट रेस करते हैं, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ाती हूँ, तो मैम जितनी मेरी मशीनरी, समझो मैंने 50 लाख की मशीनरी खरीदी, तो मैम मशीनरी खरीदना है इस फिक्स्ड एसेट। ठीक है मैम, मेरे कैसे करंट एसेट्स पे इंपैक्ट करेगा? मैंने मशीनरी खरीदी, तो अब मशीनरी पे काम भी तो होंगे, काम भी तो चलेंगे, तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना, रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। तो ये जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए होगा, दैट इज नथिंग बट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो जब मैं मेरा फिक्स्ड एसेट बढ़ाती हूँ, मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है।
मैं मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस में जब मेरे क्रेडिट पॉलिसी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कुछ डिसाइड करती हूँ, तो क्रेडिट पॉलिसी की वजह से मेरे डेटर्स कितने होंगे वो भी इम्पैक्ट करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से मेरी इन्वेंट्री कैसे कब कितनी मेंटेन होगी वो भी इम्पैक्ट करता है। तो मैम ये मेरा वर्किंग कैपिटल, ये मेरे डेटर्स, ये मेरी इन्वेंट्रीज, एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ करंट एसेट। तो हमने सेकंड एग्जांपल क्या देखा कि मैम कैसे फाइनेंसिंग डिसीजंस मेरे करंट एसेट्स को भी डिटरमाइन करता है। सो फर्स्ट एग्जांपल वाज फिक्स्ड एसेट, सेकंड एग्जांपल वाज करंट एसेट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अहेड टू द थर्ड वन। थर्ड एग्जांपल दिया है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। मैम मतलब पैसा रेस करके लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए पैसा रेस किया है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए पैसा रेस किया है। ऑर्गेनाइजेशन रेजेस मोर अमाउंट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस अगर उसको लिक्विड रहना है। तो लिक्विड मतलब हाथ में हमेशा पैसा रहे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है यार पैसा हाथ में हमेशा रहना चाहिए, तो मैम वो क्या करेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेगी ताकि चुकाना कब हो, सालों के बाद। तो मैम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया तो से यू हैव मोर लिक्विडिटी। बट मेरे बच्चों हर एक ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेक द चॉइस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेक द चॉइस between liquidity and profitability। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म डेप्ट ले रहे हो, उधारी ले रहे हो, तो आपके हाथ में लिक्विडिटी तो है, हाथ में पैसा तो है, पर भाई प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा? क्यों प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म डेप्ट लेते हो तो समझो आप से फॉर एग्जांपल 8 इयर्स के बाद पैसा रिपे करोगे, 8 इयर्स के बाद पैसा रिपे करोगे, तो मैम 8 साल तक इंटरेस्ट भरते रहना पड़ेगा। मैम सोचो आपकी प्रॉफिट कितना कम होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, इट विल रिड्यूस। तो अगर आप सोचते हो कि मैं तो लॉन्ग टर्म लोन लूंगी ताकि मेरे पास बहुत सारा लिक्विड मनी रहे, तो भाई इट इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। सो मेरे बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड शुड मेक द प्रॉपर चॉइस ऑफ रेजिंग द फंड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दीज टू। तो जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं ना, वो ज्यादा महंगे पड़ते हैं क्योंकि मैम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाते रहते हो। मैम अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट इफेक्ट होता रहता है। तो ये हुआ मेरा थर्ड एग्जांपल कि मैम फाइनेंसिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस, फाइनेंसिंग डिसीजन, यस। तो क्या ये फाइनेंसिंग डिसीजंस मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं? यस, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से प्रॉफिट निकलता है, यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से इंटरेस्ट भी आता है, यस। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस, ये सारे आइटम्स आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कैसे इफेक्ट हो रहे हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन से, कि मैं लॉन्ग टर्म ले रही हूँ कि शॉर्ट टर्म ले रही हूँ। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 3 कि कैसे मेरे फाइनेंसिंग डिसीजंस इफेक्ट करते हैं, कैसे मेरे फाइनेंसिंग डिसीजंस और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। Next we come up to the conclusion after looking up to these 3 examples. Acha, we have still more before the conclusion. So what it goes? Breakup of long-term financing into debt and equity. मेरे बच्चों, डेप्ट मतलब बाहर से पैसा लेना, इक्विटी मतलब ओनर, शेयर होल्डर्स का पैसा। तो आप जो अपनी डिसीजन लेते हो ना कि आप फाइनेंस कहां से रेस करो, डेप्ट के द्वारा या इक्विटी के द्वारा, तो वो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो पे इंपैक्ट पड़ता है। सो योर डिसीजन हेल्प्स टू फिक्स द डेप्ट इक्विटी रेशियो। आप कौन से रेशियो में अपना डेप्ट एंड इक्विटी मेंटेन करना चाहते हैं? 1:1, 2:1,
कैसे मेंटेन करना चाहते हैं, कौन सा रेशियो आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, कौन सा रेशियो आपको ज्यादा फायदा देता है, वो सब देख के आप डिसाइड करोगे कि भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आप किस तरीके से करना चाहते हो, डेब्ट या इक्विटी। सो ब्रेकअप ऑफ योर फाइनेंसिंग, कि डेब्ट के द्वारा पैसा रेस करना है कि इक्विटी के द्वारा पैसा रेस करना है। नेक्स्ट, all items in profit and loss account, जितनी भी आइटम्स आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है वो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन पे निर्भर होती है। जैसे कि आप सोचो कि मैं ज्यादा डेप्थ लूंगी, इक्विटी नहीं, मैं ज्यादा डेप्थ पे जाऊंगी, तो इफ यू गो फॉर मोर डेप्थ आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, हायर इंटरेस्ट। और अगर आप इक्विटी ज्यादा लेते हो, शेयर होल्डर्स के थ्रू ज्यादा पैसा रेस करते हो, तो आपको क्या भरना पड़ेगा, हायर डिविडेंड। Therefore, these decisions about मैं डेप्थ से जाऊं कि इक्विटी पे जाऊं affects my profit and loss account as well, which is part and parcel of our financial statements. अब मैम ये क्या है, मैम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मतलब हम जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, हम जो पैसा रेस करते हैं, फिर हम वो पैसे को अच्छे से डिप्लॉय करते हैं प्रॉफिटेबल वेंचर्स में, तो मैम ये जो हम कर रहे हैं इसका मुद्दा क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है। मैम फाइनली ऑल द डिसीजंस व्हिच वी आर टेकिंग, फाइनेंसिंग डिसीजंस व्हिच वी आर टेकिंग, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से पैसा रेस किया जाता है, थ्रू इश्यूइंग द शेयर्स। आप 12th स्टैंडर्ड में शेयर्स इश्यू पे सम्स भी करने वाले हैं। तो जब आप पैसा रेस करते हो, आप लोग एक कंपनी हो, आप पैसा रेस करते हो थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो बहुत सारे आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जिसने ये कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। तो अब आप कंपनी को चला रहे हो, आप अपनी कंपनी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, वी मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मैम आपकी कंपनी जितनी अच्छी चलेगी उतना अच्छा आपकी कंपनी का शेयर का प्राइस होगा। जितना हाई आपकी कंपनी का शेयर का प्राइस होगा, उतने आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, उतने आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को सब सही लगेगा। क्यों सही लगेगा, क्योंकि वो विन करेंगे। कैसे विन करेंगे, क्योंकि जिस कंपनी में उन्होंने पैसा डाला हुआ है उस कंपनी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मैम इसका मतलब मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मैम मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। उनकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, जब जो इक्विटी शेयर्स उनके पास है, जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। वो इक्विटी शेयर्स का प्राइस कब बढ़ेगा, जब आप अपनी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से करेंगे। अगर आपने इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया
तो आपकी कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ेगा, आपके शेयर होल्डर्स के पास जो इक्विटी शेयर्स है उसका प्राइस बढ़ेगा, जिससे इट विल इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिससे इट विल इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट, मैम डाउट है. let me complete the topic and then I'll come to your doubts. The topic is still going on. Let me complete the topic. Next, ये बताया है, ये शेयर होल्डर्स है, ये कंपनी का शेयर प्राइस है, जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना इनकी वेल्थ इंक्रीज होगी. कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शेयर्स. कंटिन्यूसली जब आपके शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, मैम ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है. ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है. फेयर इनफ. Next, we are still on the same topic about the objective of financial management. कंपनी का जो पैसा है, कंपनी के जो फंड्स है, it belongs to whom? It belongs to shareholders. कंपनी के जो फंड्स है, it belongs to shareholders. बिल्कुल मैम, क्योंकि उनका पैसा ही डाला हुआ है. तो ये पैसा कंपनी किस तरीके से इन्वेस्ट करती है और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रिटर्न आता है, कितना फायदा होता है, दैट डिटरमाइंस द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हिच आर हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स. तो आपका मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा? आपका मार्केट प्राइस बढ़ेगा अगर आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो रिटर्न मिला है, उसके ऊपर जो बेनिफिट मिला है, इफ इट इज मोर देन cost involved. If it is more than cost involved. So, कंपनी के जो फंड्स है किसके हैं? शेयर होल्डर्स के. कंपनी ये फंड्स को इन्वेस्ट करती है, यूज करती है और उसमें से रिटर्न कमाती है. तो ये जो रिटर्न, ये जो बेनिफिट कमाया है कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, अगर ये बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट, अगर ये बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट इन्वॉल्व, then in that case market price of equity shares will increase. Market price of equity shares will increase. And if the market price of equity shares will increase, shareholders' wealth will increase. Wealth of shareholders will increase. Therefore, all the financial decisions which are taken in the company, वो इस तरीके से हमेशा लो that it provides some value addition, and if every financial decision provides some value addition, it contributes to raise or maximize the market price of equity shares, which automatically will increase the wealth of shareholders. Example, the decision if you have taken to buy a new machine. अगर आपने डिसीजन लिया है कि चलो एक न्यू मशीन खरीदते हैं आपकी कंपनी के लिए, तो आपको ये देखना है कि आप जो ये मशीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका जो बेनिफिट है बाय इन्वेस्टिंग इन दिस मशीन, जो बेनिफिट है, it should exceed the cost. The benefit which is derived from the investment of this machine should exceed the cost of the machine. अगर ऐसा है तो वैल्यू एडिशन है, और अगर वैल्यू एडिशन है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज्यादा है. अगर वैल्यू एडिशन है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज्यादा है. I'll repeat again. अगर आपने सोचा है आपको एक न्यू मशीन खरीदनी है,
इसका मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो मशीन पे, मशीन में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे जो बेनिफिट हुआ है that should be more than the cost which is incurred to get this machine. तो अगर benefit is more than cost, अगर benefit is more than cost, so it will be termed as value addition, and if there is value addition, it will lead to better market price of your shares. Good enough. One more example. Procurement of finance. Procurement of finance मतलब finance raise करना कहीं से, पैसा raise करना. So when you are raising the finance, when you are procuring the finance, you have to select that alternative of raising the finance which reduces your cost. And if you select that alternative of raising the finance which has the lowest cost out of the available alternatives, automatically you have given the value addition. You have contributed to the value addition. Right? क्योंकि मैम आप कॉस्ट क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो. तो आप क्या देखोगे, all avenues of investment, modes of financing, मतलब आप कहाँ इन्वेस्ट करो वो सारे अपॉर्चुनिटीज देखोगे, वो सारे ऑप्शंस देखोगे. मोड ऑफ फाइनेंसिंग, कैसे आप फाइनेंस कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट, या आपको जहां पर पैसा डालना है वहां उसके लिए जो पैसा चाहिए वो कौन से मोड से रेस करोगे. एंड वेज ऑफ हैंडलिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, रेगुलरली जो पैसा हैंडल करना होता है फॉर डेली रिक्वायरमेंट, उसको कैसे हैंडल कर रहे हो. मैम ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ योर शेयर्स. और ये सारी चीजें कि पैसा कैसे रेस करना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल किस तरीके से हैंडल किया जाए, ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंस. तो मैम आप फाइनेंस को इस तरीके से प्रोक्योर करो कि आपका कॉस्ट कम हो, जिससे होगा वैल्यू एडिशन. फर्दर बताया है कि आपके मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, आपके एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दिन प्रतिदिन आप अपना वर्किंग कैपिटल को कैसे हैंडल करते हो, ऑल शुड बी आइडेंटिफाइड, all should be taken care of, because if worked effectively in all these areas, it will help to increase the price of your share.